हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कम्प्लीटली मैकेनिज्म जानेंगे और साथ ही साथ हम लास्ट में वीडियो के SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। तो चलिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का SN2 मैकेनिज्म हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, SN2 मैकेनिज्म जो होगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल्स में पाई जाती है। अब आप पूछोगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। देखो, अल्काली ग्रुप होते हैं, यानी कोई भी चेन हो सकती है कार्बन की। हैलाइड्स मतलब हेलोजन्स हो सकते हैं, ठीक है। हेलोजन होंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो होते हैं। अब प्राइमरी क्या होते हैं, देखो मान लो ये वाला जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम अनादर किसी एक कार्बन एटम से जब जुड़ा हुआ होगा उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। मान लो यहाँ पे ये कोई चेन जुड़ी हुई है, आर का मतलब होता है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या फिर कोई चेन जुड़ी हुई है कार्बन की। तो यहाँ पर कार्बन है तो एक ही कार्बन से ये अटैच्ड है, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हो गया। यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप है तो हैलाइड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम हुआ। अगर यहाँ भी एक कार्बन इधर जुड़ा होता है, एक कार्बन चेन इधर जुड़ी होती है, कार्बन ग्रुप जुड़ा होता है, तो सेकंड डिग्री हो जाता। अगर तीनों पर ही कार्बन कार्बन से रिलेटेड ग्रुप होते या फिर चेन होती, उसको 3 डिग्री या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे कि हमने SN1 रिएक्शन में देखा था कि उसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो यानी हम SN2 रिएक्शन में हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अच्छे से रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर ये जो होता है कार्बन और हैलाइड यानी हेलोजन के बीच में एक पोलर बॉन्ड है। ये क्या हुआ स्टूडेंट, पोलर बॉन्ड। यानी ये जो हेलोजन है यहाँ पे क्लोरो या फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो भी अटैच होगा, उसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा लोन पेयर को। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, तो इसलिए इसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, साथ ही साथ ये अल्काइल हैलाइड्स जो है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढते रहते हैं जिसको ज़रूरत हो जिसको ज़रूरत हो इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये ढूंढते फिरते रहते हैं। अब इसने क्या देखा, ये OH नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको इस पर अटैक करना है। अब ये फ्रंट से तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आगे से आएगा तो दोनों में रेपल होगा। रेपल होगा मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों सेम कैटेगरी के हैं। रेपल का मीनिंग होता है जैसे पास आए, और जैसे मैग्नेट में होता है ना कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल जब टकराते हैं, इस तरह रेपल हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जब फ्रंट से आएगा तो ये फ्रंट से अटैक करने नहीं देगा हैलाइड, तो इसीलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल होगा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बैक से अटैक करेगा। कहाँ से करेगा, बैक अटैक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये याद रखना, SN2 रिएक्शन में बैक से अटैक होगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको सीधा बैक से अटैक करके इससे कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। जैसे ही ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं, कार्बन इसको भी कनेक्ट करके रख लेगा, इसको भी कनेक्ट करके रख लेगा, ऐसे तो इनकी वैलेंसी सही नहीं हो पाएगी। तो ये बैक से अटैक कर देगा। बैक से अटैक करने पर धीरे धीरे ये कार्बन से जुड़ना शुरू कर देगा और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम बॉन्ड ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो
तो इस कंडीशन में ये स्लो स्टेप होता है, बहुत धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम अटैक किया, एकदम ही इसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये थोड़ा धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, धीरे धीरे बॉन्ड मेकिंग शुरू होना होगा। तो यहाँ पर एक इस तरह की स्टेट बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट, कि धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इस कंडीशन को हम TS यानी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में अब देखो स्लो भी है, स्लो इसी वजह से हो रहा है कि धीरे लगातार पीछे से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पे जो हैलाइड ग्रुप है, जो कि हैलाइड ग्रुप है, जो क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी होगा वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो रही है, बन रही है ट्रांजिशन से। और इस वाले जब ये सिचुएशन आती है तब यहाँ पर हम रेट डिटरमाइन भी कर सकते हैं। जब जो स्टेप स्लो होता है, स्लो स्टेप में हम यहाँ पे रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन का जो ये वाला स्टेप होगा, यहाँ पर रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ही बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा कार्बन से, और ये R एज इट इज इधर को हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन करके देखो कि जब जहाँ पर सबस्ट्रेट था ये, वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा था, और जब प्रोडक्ट बना तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ। देखिए प्रोडक्ट बनने पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, इस तरीके से, और जब सबस्ट्रेट था तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, थोड़ा इधर। तो यानी जैसे इसने फास्टली यहाँ से अटैक किया, यहाँ से अटैक करने पर ये तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पर जगह खाली हो गए, और ये तीनों एटम या तीनों ग्रुप इधर को अटैक होने की वजह से इधर को ट्रांसफॉर्म हो गए, इधर को चले गए। यानी एक तरीके से कंडीशन ऐसा हुआ जैसे कि हम अम्ब्रेला लेकर खड़े हुए हैं, और तेजी से हवा आई और उसने अम्ब्रेला को पलट दिया, इन्वर्ट कर दिया उसने। पर इस कंडीशन में अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो ये इन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड एज अ अम्ब्रेला। ये इन्वर्ट हो चुका जैसे कि अम्ब्रेला हो चुका, इसलिए इसको इन्वर्टेड अम्ब्रेला भी बोलते हैं। ये बड़ा फास्ट, ये वाला जैसे कि ट्रांजिशन स्टेज से एकदम से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और ये स्टूडेंट SN2 रिएक्शन 1 ही स्टेप में होती है। ये इस तरीके से कम्प्लीटली 1 स्टेप में हो जाएगी, लेकिन SN1 रिएक्शन तो 2 स्टेप में होती है, और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब इस स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट जो होगा इन्वर्जन होगा एज ए अम्ब्रेला, इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। चलिए देखते हैं हम जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि SN1 रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन कौन सी होगी। यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होगा 3 डिग्री कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पोलर बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो स्टेप हुआ ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर यहाँ पर जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल OH है और इस पर अटैक करेगा। अब अटैक करने की भी 2 कंडीशन होती है, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा, यहाँ पर अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब ये जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे उस पर एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम रिटेंशन बोलेंगे। तो फ्रंट पर जब अटैक करेगा ये ग्रुप एज इट इज़ ऐसे ही लगे रहेंगे, तो 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यही बैक में जाके अटैक करेगा तो OH ग्रुप बैक में आ जाएगा और ये यहाँ पर थोड़ा सा इधर को पलट जाएगा, इसलिए इसको इन्वर्जन बोलते हैं। ये 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। तो पहला डिफरेंस यही हो गया हमारा, जो स्टेप रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप रिएक्शन होगी, यानी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती हैं। तो फर्स्ट हमने लिख लिया है यहाँ पे SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब 2 डिग्री भी नहीं होगा, 3 डिग्री भी नहीं होगा,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वो भी बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड में हैलाइड ग्रुप है, कोई हेलोजन अटैच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये अटैक नहीं कर सकता, इसलिए इसको पीछे से बैक से अटैक करने का मौका मिला, तो ये बैक से अटैक करेगा ये और सीधा एकदम इसने प्रोडक्ट बना दिया, और प्रोडक्ट बनाने पर ये कुछ इसका प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा ये सबस्ट्रेट से चेंज होगा, यानी जैसे कि अम्ब्रेला पलट जाता है उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर अम्ब्रेला की तरह पलट गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया है इसका, और इसको दूसरा नाम भी होता है वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही हो रही है ये रिएक्शन, तो इसलिए इसको हम वन स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इज अ वन स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम यूनिमोलिकुलर बोल रहे हैं, इसको हम बाइमोलिकुलर बोल रहे हैं। देखिए जब हम इसको रिएक्शन जब चालू होती है यहाँ पर एक ही मोलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। और SN2 रिएक्शन में को हम बायोमोलिकुलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये मॉलिक्यूल एक है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम दो तरीके के मॉलिक्यूल हुए, इसको हम बायमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। तो सेकंड जो सेकंड डिफ्रेंशिएट हुआ ये यूनिमोलिकुलर हुआ और ये बाइमोलिकुलर हुआ। स्टूडेंट जो थर्ड डिफरेंस होता है यहाँ पर देखो, एक ही मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, जो सबस्ट्रेट है एक ही मॉलिक्यूल है और जो कि कार्बोकेटाइन फॉर्म बनता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहीं पर दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन है जो डिपेंडेड है, इसलिए इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो स्लो स्टेप, जो इसका स्लो स्टेप होगा यानी जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो वहाँ पे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो रेट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पर जितनी भी स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जितना भी स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, वहाँ पर SN1 रिएक्शन में वहीं पर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इस पर डिपेंड करेगी यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन होगी और न्यूक्लियोफाइल होगा, उतनी तेज़ी से इनमें रिएक्शन होगी। यानी यहाँ पे इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, यानी जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा अधिक होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस वे होते हैं जब किसी एटम पर बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं, जिस वजह से क्राउडेड एरिया हो जाता है उसका, जस्ट लाइक यहाँ पर, और ये रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से स्लो होती है क्राउड की वजह से, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। SN1 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर होता है। तो यानी SN1 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल का संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो वहाँ SN2 रिएक्शन पॉसिबल है होने की, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है वहाँ पर तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। इसलिए इसको SN1 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, SN1 लगाया है, और 2 से हम याद कर सकते हैं SN2 यानी 2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको याद करना है।
कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट किस तरीके, अब सॉल्वेंट पूछोगे आप क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं और सबस्ट्रेट लेते हैं, जैसे कि इसमें इस SN1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड हुआ और इसमें हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो इनको ऐसे तो है नहीं कि प्रोडक्ट को ऐसे ही ले लिए, किसी चीज़ में हमें डिज़ोल्व करना पड़ता है। जो चीज़ अपने आप में उसको डिज़ोल्व कर लेती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एज ए सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन में हम लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और SN2 रिएक्शन में लेंगे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे ये पोलर क्या होता है, ये प्रोटिक क्या होता है, अप्रोटिक होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। पोलर का मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है। पोलर जहाँ पर जो भी हम मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर, उसके मॉलिक्यूल के अंदर जब पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं तो उसको हम पोलर बोलते हैं। और कोई सॉल्यूशन होता है तो उसको पोलर सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर ले लो। अब वाटर जो होता है, वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हम देखेंगे तो ये O हुआ, ये H हुआ, H हुआ, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, इसलिए डेल्टा नेगेटिव इस पे आ जाएगा। और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम होती है, डेल्टा पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो वाटर होता है, वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियली चार्ज बना होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ये पोलर है, ये पोलर सॉल्यूशन है। प्रोटिक क्या होता है अब उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। प्रोटिक तो यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम H2O यानी पोलर सॉल्यूशन H2O हो, इथेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है। और यहाँ पर भी पोलर सॉल्यूशन होगा, एसीटोन भी है, DMSO भी है, DMF भी है। अब प्रोटिक अप्रोटिक क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक वो होता है जब यहाँ पर जब ये हैलाइड ग्रुप रिमूव होगा तो उसको जो प्रोटिक सॉल्वेंट जो पोलर प्रोटिक होता है इसके हैलाइड को रोक के रखता है कि ताकि दोबारा इसके कार्बोकैटायन से रिएक्शन ना कर ले, ताकि कार्बोकैटायन से दोबारा रिएक्शन ना कर ले। तो प्रोटिक का वर्क ये होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने वाटर ही लिया है तो वाटर का OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा यहाँ पर, और H जो H आयन निकलेगा, हमने जैसे वाटर लिया होगा यहाँ पर, तो वाटर को अगर हम तोड़ेंगे तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो वाटर का OH है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट डिग्री SN1 रिएक्शन में, और H आयन जो होगा वो हैलाइड को रोक के रखेगा यानी प्रोटिक का काम करेगा। H आयन देने वाले सॉल्वेंट को प्रोटिक बोलते हैं। तो यानी इस तरीके के जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग बन सके और दोबारा उसमें हैलाइड ग्रुप रिएक्ट ना कर सके, और बाद में ये हमें इन्वर्जन और रिटेंशन 50-50% हमें इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, जिसके मिक्सचर को हम रेसमाइजेशन मिक्सचर भी बोलते हैं। अब रेसमाइजेशन क्या होता है किसी अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखो ये सॉल्यूशन जैसे कि एसीटोन होता है, DMSO और DMF जो होता है वो पोलर तो होता है लेकिन एक हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करने की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एकदम डायरेक्टली अटैक कर देता है और इसको ना चाहते हुए भी हैलाइड ग्रुप को हटना पड़ता है। अभी ये दोबारा से वापस आएगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और उससे जुड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अप्रोटिक का मतलब कोई हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करता, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। अब यहाँ पर एसीटोन हो गया, DMSO जो सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है SN2 रिएक्शन के लिए एसीटोन होता है, DMSO होता है यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है, MF होता है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये SN1 और SN2 रिएक्शन में मैंने डिफरेंस बता दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आजकल मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आजकल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर या कुछ भी छोटी सी बात भी आपको समझनी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो उसी पर अपलोड करूँगी, उसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।